नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। जनीवा में हमारा वफ्द गया था और सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दुनिया भर ने खुल के नोटू दिया पाकिस्तान को, और ये 2 साल के अंदर मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे ख्याल जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। इसको अप्रिशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी मैं आपको डिटेल्स भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा मैं बड़ी अचीवमेंट कहूँगा, क्योंकि मेरी उम्मीद तवक्को नहीं थी कि इतना नोटू पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान बड़े बुरे हाल में था और है भी, लेकिन यह कि जिस तरह से हुकूमत ने मेरे ख्याल से मामलात को प्लीड किया, और सबसे आम चीज़ देखें, मैं आपको बता दूं, ये एब्सोल्युटली नॉट वाली जितनी बकवास थी ना, ये चलनी नहीं है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, इमरान खान साहब को पसंद भी करता हूँ, वो बांगे दौल टीवी पे कहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये एब्सोल्युटली नॉट वगैरह जो नॉनसेंस थी ना, इसकी वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड के साथ वर्क करना पड़ेगा। पैसों की ज़रूरत होती है तो हर कोई बाहर जाकर उनसे इमदाद मांगता है और वो खुल के देते भी हैं। तो यार, आपको दुनिया के साथ चलना है ना। ये अब पाकिस्तानियों को ये समझना पड़ेगा कि ये रिवायती छिछोरपन आप छोड़ना पड़ेगा कि हम अलहदा हैं, हम दुनिया की नाउजुबिल्ला अजीम तरीन कौम है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम किसी के मुताज नहीं है। नाउजुबिल्ला, अल्लाह ना करे हम किसी के मुताज हों, लेकिन ये कि दुनिया इंटरलिंक्ड है यार, मिल के चलना पड़ता है बंदे को। देखिए, जैसे बंदा जाता है शादी पर जाता है, पुराने भूले बिसरे रिश्तेदारों से भी मिलता है, उनके साथ भी बातचीत करता है, महल्ले में रहता है, लोगों के साथ रहता है, इसी तरह ये दुनिया है। ये आलमगीरियत का दौर है, और मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया, और ये भी हमें अभी रियलाइज़ करना पड़ेगा। देखें, अब हमें सीधी बात है, अब हम अफ़गानिस्तान को मारेंगे 76 और हमें मिलेगा नोटू। और ये बात जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि भाईजान, इसके अलावा और कोई हल नहीं, पाकिस्तान को और किसी चीज़ के पैसे मिलेंगे नहीं। और आप देखिएगा, मेरी बात बिल्कुल सच साबित होगी। इस खित्ते के अंदर हम अपना किरदार अदा करेंगे, हम बिल्कुल भरपूर किस्म का अपने पड़ोसियों के ऊपर भी दबाव रखेंगे, सबको अंडर चेक रखेंगे, इंडिया को भी अंडर चेक रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब बकवास है जो अखबारों में लिखा होता है कि अब इंडिया अमेरिका के ब्लॉक में चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान अभी भी 51st स्टेट है, हम वेस्ट के साथ हैं, भरपूर साथ हैं, तभी हमको नोटू मिल रहा है, और हमें आगे भी बहुत नोटू मिलेगा। और इंडिया को भी हम अंडर चेक रखेंगे, मैं आपको गारंटी ये बात बता रहा हूँ। ईरान को भी अंडर चेक रखेंगे, अफगानिस्तान को भी अंडर चेक रखेंगे, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स का हम कॉन्डुएट हैं, चाइना के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये तमाम ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे, सब हमें पैसे देंगे। बस एक चीज़ है कि जिम्मेदार बन के हमें चलना पड़ेगा। ये जो एक बकवास सी ज़हनियत बन गई थी कि नौजुबिल्ला हम जो हैं, हमारे अलावा और कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, सिर्फ हम हैं, अकेले मर्द मोमिन भी हम ही लोग हैं, सारा कुछ हमारे पास ही है, ये जो एक नॉनसेंस थी, इसके ऊपर से जो है ना वो एम्फेसिस हटी है। और इसके लिए बिलावल साहब भी जो हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी भी बड़ी काविश कोशिश रही। आगे जाके इमरान खान साहब भी, आपको पता है कि ये फवाद चौधरी साहब टाइप लोग जो हैं, जो पहले गुमराह करते रहे, अब वो भी बंदे के पुत्र बन गए हैं। फवाद चौधरी भी बंदे का पुत्र बन गया है। हम वजारत देखो कोई नहीं, उन्होंने कोई इस्लाम करने की सानू ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो फवाद चौधरी टाइप लोग, जुल्फी बुखारी टाइप लोग, और ये इधर उधर के जो लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब को बहुत गुमराह किया, मेरे ख्याल से इमरान खान को चाहिए इन लोगों को साइड पे करें, और अब वो भी इन लाइन्स पे सोचें, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि आगे जाके वो वज़ीर आज़म बने मुल्क के पाकिस्तान के, तो उनको चाहिए वो भी रियलाइज़ करें ये एब्सोल्युटली नॉट बैनुल-अक़वामी साजिश, मुझे हटाना चाह रहे हैं। अब ये सब भूल जाना चाहिए खान साहब को। अब खान साहब को अवामी उमंगों के मुताबिक, और अहम तरीन चीज़ ये है कि पाकिस्तान बगैर नोटू के चल नहीं सकता। नोटू हमें मिलेंगे वेस्ट से, वेस्ट का हमें काम करना पड़ेगा, खत्ते के अंदर हमने सबको अंडर चेक रखना है। और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये जो F-16 हमें दिए हुए हैं, ये इंडिया को चेक में रखने के लिए दिए हुए हैं ना यार, ये अफगानिस्तान को चेक में रखने के लिए दिए हुए हैं, ये ईरान को चेक में रखने के लिए दिए हुए हैं। इन तीनों ममालिक को चेक में रखना है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कंट्रोल करना है, वहाँ का सारा कंडुएट वो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, उनको अब हमने मैरीटाइम रूट्स देने हैं, सीपेक के जरिए भी उनको फायदा देना है। सीपेक वैसे तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो अभी बता रहे हैं ये बिल्कुल बकवास मंसूबा है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। असल चीज़ है सीपेक का मैरीटाइम रूट, और मैरीटाइम रूट के अंदर सबसे अहम शहर होगा कराची का, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। तो जितनी तरक्की होगी ये कराची में ही होगी। ये जो नॉनसेंस बातें हैं ना, गवादर बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बकवास है, ठीक है। गवादर में कुछ होना है नहीं, अपना टाइम इस पर ज़ाया नहीं करो। जो लोग इस दीवाने की जन्नत में रहना चाहते हैं, यानी फूल्स पैराडाइज में, उनकी मर्जी है। नंबर 1 सिटी होगा कराची, और कराची रहेगा, और कराची नहीं रहेगा, कराची जामशोरो हैदराबाद तक कराची होगा। आप देखें ये जो सारा गवादर वाली और सीपेक वाली बकवास है ना, ये सब झूठ है।
M9 के ऊपर सारे बिल्डर क्यों जा रहे हैं, M9 के ऊपर सारी हाउसिंग सोसाइटियां क्यों आ रही हैं, M9 पर पीर बाबा क्यों बैठे हुए हैं, M9 जामशोरों तक क्यों आबाद हो गई है? क्योंकि देखें फ्यूचर में सबको पता है कि ये नॉनसेंस है। बलूचिस्तान के अंदर कभी किसी ने जाना नहीं है। चाइना को कोई बहुत ही बड़ा कोई पागल कुत्ता काटेगा तो वो गवादर के जरिए चाइना तक अपना माल पहुंचाएगा। कराची मेन रूट होगा, कराची में ही पैसा लगेगा, M9 के इर्द गिर्द ही सारे काम होंगे। नूरियाबाद की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, नूरियाबाद की तरफ लोग जाएंगे, फोकस वहीं होगा, सीपेक सारा कराची के इर्द गिर्द होगा। गवादर ये ऐसी दियो मलाई कहानी है, मैं बता दिया बिल्कुल टीवी के ऊपर क्लियर। और अब आपको पता है कि इशारे भी मिल चुके हैं, जो अहम लोग हैं हमारे मुल्क के, वो कहां जाके किनसे मिल रहे हैं आप जानते हैं, कौन उनको गले लगा लगा के मिल रहा है। हाँ यही थोड़ा सा उधर चले गए, आप थोड़ा सा इधर चले जाए नक्शे पे, वहीं जाके लोगों से गले मिल रहे हैं ना। लोग हमारे अहम लोग हमारे मुल्क के कहां जाके लोगों से गले मिल रहे हैं, वहां पर भी गले मिल रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम नोटू देंगे, अब यूएई में हम लोग जाएंगे वो भी नोटू हमको देंगे। क्लियर कट बात कर रहा हूं, दोनों जगह से वहां से नोटू मिल गया। देखो ये जनीवा में और वो वहां, अब मैं इशारे से बता रहा हूं, खुद समझ जाओ। नोटू मिलेगा दबा के। अब आ जाओ जी, कितना नोटू मिलेगा, आ जाओ जी। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने नोटू दिया 4.2 अरब डॉलर, ठीक है, ये 3 साल में देंगे हमको। अब ये टुकड़ों में भी देते हैं, अपने भाई हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के पास बहुत नोटू है। ये सारे कौन है, ये वो GCC वाले हैं। सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, कुवैत के पास बहुत नोटू है, ये मैं सही बताऊं। कुवैत के पास अंधा पैसा है, छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तानी भी वहाँ पर बहुत है, और कुवैती मुल्क की तरक्की के लिए बहुत पैसा देते हैं सालाना। आपको नहीं पता क्योंकि आप लोग मामू हैं ज़्यादातर, ठीक है। और कुवैत से पाकिस्तान तेल भी बहुत खरीदता है। अंदर की बात, अंदर की फिल्म बता रहा हूँ, ये बड़ों वालों से नहीं लेते हम, कुवैती हमें बहुत तेल देते हैं। आपको नहीं पता क्योंकि आपको पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या हैं, आप लोग मामू हैं, समझ गए ना आप। मामू के लिए उर्दू में क्या जुबान, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत आपको पहले ही पता है क्या है। वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर हमको देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1 अरब डॉलर देगा, सऊदी अरब 1 अरब डॉलर देगा। पहले उसने पैसा यहाँ रखा भी हुआ है, तेल अलहदा देगा, नोटू दबा के देगा। उसके एवज में हमें क्या करना है, हमें GCC कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आगे जाके पाकिस्तान बूट्स ऑन ग्राउंड भी देगा, और इंशाल्लाह हम जो है ना पाक सरजमीन की हिफाजत करेंगे। और मेरी बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि जैसे माजी के अंदर ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर भी पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी बहरिया, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया, सबके अफसरान सऊदी अरब जाते थे, इंशाल्लाह अब भी जाएंगे। हम हिफाजत करेंगे, मक्का मदीना की हिफाजत करेंगे। इंशाल्लाह ये शर्फ पाकिस्तानियों को हासिल होगा। जितने लोग मुल्क में गुमराह कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको शिकस्त होगी, उनके मुंह के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि तमाचा पड़ेगा। और मोहम्मद बिन सलमान साहब बहुत डॉलर भी देंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भरपूर हिफाजत करेगा लिवांट की और सऊदी अरेबिया की और अरेबियन पेनिनसुला की, ठीक है। मेरी बातें जो हैं सही साबित हो रही हैं सर, आप लोगों की बातें चूरा हैं, मैं सही बता रहा हूं, जो बातें मेरी हैं वो सही साबित हो रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब बहुत पैसा देंगे पाकिस्तान को, हमें हिफाजत करनी पड़ेगी उनके खित्ते की, क्योंकि वहाँ पे यमन के अंदर बड़ा जो है मामला हुआ है, और हमारे कुछ पड़ोसी हैं वहाँ पे गंद फैला रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया जापान। जापान ने भी 77 मिलियन डॉलर दे दिए, USAID ने दे दिए 100 मिलियन डॉलर। ये मेरे पास एक्चुअली स्टेट्स है ना, मैं ज़रा देख रहा हूँ ना। जर्मनी 84 मिलियन यूरो दे रहा है, और EU जो है वो 500 मिलियन यूरो हमको देगा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मैं आपको भाईजान बता रहा हूँ कि अब नोटू अपन के पास आ गए हैं, अब बन जाओ शेर। अब देखो जब बंदा डाउन हो ना तो तब अच्छा भी लगता है कि अली नासिर आया, शोर मचा रहा है, ये हो गया वो हो गया, इनको आता नहीं। अब हमें पता है कि भाईजान हम जो है ना, अब हमें मिल गए नोटू, अब जितने मिले हैं ना उससे ज़्यादा की एक्टिंग करके दिखाओ, ये तरीका कार होता है। अब हमें नोटू मिले, अब हमें इससे ज़्यादा की एक्टिंग करके दिखानी, हमें इससे ज़्यादा मिले। और यार हुकूमत ऑपोजिशन वगैरह छोड़ दो, हुकूमत आज है, कल हुकूमत, आज हुकूमत इनकी है, अगला इलेक्शन होता है हुकूमत किसी और इस तरह की फजूल बातें नहीं करें। मुझे इलेक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा, अबे आपको इलेक्शन होता दिखाई नहीं दे। ये अंकल जो घर पे बैठे हुए हैं ना, जिनको बेगमात घर से बाहर निकाल देती हैं, तो कभी बेड़े में बैठ जाते हैं, कभी जाके महल्ले की चाय की दुकान पे, मुझे इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। ये इस तरह के जो लोग हैं ना, ये गुमराह कर रहे हैं इस कौम को, ये गुमराह कर रहे हैं इस कौम को, ठीक है। इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे, अगर इमरान खान साहब ज़्यादा मकबूल होंगे वो जीत जाएंगे, अगर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ज़्यादा मकबूल होंगे वो जीत जाएंगे, अगर बिलावल साहब, जरदारी साहब ज़्यादा मकबूल होंगे वो जीत जाएंगे। लेकिन अभी तक का सीन मुझे भी पता है कौन जीतेगा, लेकिन आपको मैं बता नहीं सकता, बोलूँगा तो जायज़ हो जाएगा। अव्वल पता आप सबको है कि इस वक्त मुल्क का सबसे मकबूल लीडर कौन है, मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं हर तरफ खेलता हूँ, मैं इनको भी खुश रखता हूँ, उनको भी खुश रखता हूँ, उनको भी खुश रखता हूँ और उनको भी खुश रखता हूँ, इसीलिए मैं चलता रहता हूँ और लोग मीडिया पर
गायब हो जाते हैं। ये आलमगीरियत का दौर है नाजरीन, और आलमगीरियत के दौर के अंदर पाकिस्तान को सारी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, अपने ख़ित्ते के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम देने पड़ेंगे। हम यहाँ से अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं हट सकते। हम ये एब्सोल्युटली नॉट और सानू नहीं पता, असी नहीं मंदे, ये वाली लाइन अब हमें छोड़नी पड़ेगी। अब हमें दुनिया के साथ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो उसकी इमदाद दुनिया भर ने की, हमारे मुस्लिम उम्मा के ममालिक ने भी की, जिनके ख़िलाफ़ लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क के लोग वो जाहिल हैं जो मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ बात करते हैं। आखिरकार हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ चलना है। उनके और हमारे मुफादात 100% मुश्तरक तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें उनको साथ लेकर चलना है। और दुनिया के वेस्टर्न जो प्लेयर्स हैं, जिनका बड़ा अहम किरदार है दुनिया की मईशत के अंदर, हमारे क्लाइंट्स भी हैं, हमारे कस्टमर्स भी हैं। हम वहाँ पर अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा ज़रिए मुबादला कमाते हैं। बहुत से पाकिस्तानी अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में रिहाइश पजीर हैं। वहाँ से मैं कहूँगा कि माहाना भी बहुत ज़्यादा पैसे भेजते हैं, सालाना भी बहुत ज़्यादा पैसे भेजते हैं। तो दुनिया का एहतराम करना सीखें, और ये ओछी सोच अब पूरे पाकिस्तान को अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि अकेले हम हैं और दुनिया में और कोई नहीं। अल्लाह ताला मेरी कौम को हिदायत दे। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। जनाब शेख उमर रेहान साहब, साबिक सरबराह रहे काटी के, वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू अली भाई। शेख उमर रेहान साहब, बड़ी खुशी की बात है। देखिए, तनकीद जब होती है तो तनकीद करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। हुकूमत ने बड़ा अच्छा स्टांस लिया और उसकी वजह से जो है वो हुकूमत को अब एक बहुत बड़ी रकम जो है उसकी आप एक समझें कि एश्योरेंस मिल गई है। इसका आधा मेरे ख्याल से हमें खुद लगाना पड़ेगा, आधा वो लोग लगाएंगे। और हमें तो वैसे ही सैलाब ज़दगान की मदद करनी है, इस वजह से हम तो अपना भरपूर कोशिश करेंगे कि लगाएं। वो हम बजट से कवर कर सकते हैं। ये इतना बड़ा इन्फ्लक्स जो कैपिटल का आएगा, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या ठहराव मिलेगा, इसके बारे में हमें बताएं। देखें, सबसे पहले ये है कि जो मालियाती इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IMF है, ये सारे जो हैं के पास बड़ा अच्छा मैसेज गया और इस में नरमी आएगी। और मैं समझता हूं कि ये एक कहते हैं ताजा हवा है, लेकिन हमें आगे अपने हमें कैसे सुधरना है। अभी भी नहीं सुधरेंगे तो फिर हम ना, तो उसके लिए अब हमें पॉलिसी बनानी है। हमें अपने मुल्क को जो है सीधे रास्ते लेके जाना है, क्योंकि ये जो मांगेंगे तो हमें ऐसे हमारा मुल्क जो है तरक्की की, इसमें सबसे पहले करने वाली जो है वो ये है कि हमारे जो इदारे, हम पहले उनको तो प्रॉफिट हमारे सारे इदारे जो हैं, हमारी हुकूमत को अरबों रुपया नुकसान उठाना पड़ता है फीस भरने में, जिसकी वजह हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा जो सफेद आती हैं, इनको देना पड़ जाता है ज्यादातर फंड। तो ये मामलात हैं, सारी चीजों को। तो मुझे लगता है कि अगर हम कम एक्सपोर्ट्स, देखिए, इसके लिए चाहिए बहादुर आदमी। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, इसको करने के लिए चाहिए बहादुर आदमी। इत्तेफाक की बात है कि हमारी सियासी क़यादत के अंदर बहादुरी दिखाना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि या तो बहादुर बन जाएं तो बहादुर तो बनेंगे, लेकिन यू विल बिकम अ मिफ्ता इस्माइल, कि फिर आपको बच्चों की सालगिरह की दावतों पर जाकर भी जो है वो वैरायटी शो करना पड़ेगा नौकरी से हटने के बाद। तो वो बहादुरी तो दिखा देंगे, लेकिन फिर उसके बाद यही होगा कि बच्चों की सालगिरहों पे जाके और यूनिवर्सिटियों के अंदर जाके फीते काटने पड़ेंगे। तो बहादुरी हमारे मुल्क में इस वजह से कोई करता नहीं है, क्योंकि लोगों को घबराहट होती है कि यार कल को हम हट गए तो सानू पूछना किसे नहीं। देखें, ये बदकिस्मती है, ये हमारा मुल्क है, हम इसको ठीक करना है। कोई बाहर से आके इसको, हम सब ने मिलजुल के इस मुल्क को ठीक, जो जिसकी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए, मैं तो नहीं हूं। जो फैसला आपने बताया ना, इसके नतीजे में मैं क्लियर कट आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन आई वुड से
अबाउट मिलियन पीपल इन पाकिस्तान विल बिकम अनएम्प्लॉयड। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो माशी बोझ है वो बहुत कम हो जाएगा। पाकिस्तान को जगह जगह जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे अगर हम प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी परसू करते हैं। मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट स्टेप है, बड़ा अहम स्टेप है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगली दफ़ा आपको मौका मिले तो आप भी शहबाज शरीफ साहब को ये कम्युनिकेट करें कि लोग उनके साथ हैं अगर वो एक मुस्तनद और मौसर किस्म की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लेकर आते हैं। लेकिन सर इलेक्शन के नज़दीक किसी में इतनी गट्स नहीं है कि वो ये करे। मैं बजाय डाउनसाइजिंग के सोचता हूं कि बढ़ा देना चाहिए। अगर 40 जहाजों पे फॉर एग्जांपल, तो इनको करना चाहिए, इनको जहाज, इनको चाहिए कि अपनी जो उसको प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आए। सारी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप को थोड़ा ठीक होना है। हमारे दूसरे इदारे जो हैं जैसे स्टील इसको ठीक कर सकते हैं। ये बड़ी अहम बात आपसे हो रही है। मैं दोबारा से आपकी जानिब आता हूं। बड़ा अहम नुक्ता है जिस पर आप बात कर रहे थे। नाजरीन, अगर हमें इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको प्राइवेटाइजेशन प्लान जो है उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इसमें IMF भी आपको सपोर्ट करेगा, वर्ल्ड बैंक भी आपको सपोर्ट करेगा, सारी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। बहुत ही थर्ड क्लास इदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं अंडर द स्टेट एम्ब्रेला। इनकी कारकर्दगी 2 टके की नहीं है। बहुत सारे बहुत नुकसान उठा रहे हैं। जो नुकसान नहीं भी उठा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उनको भी बेचो यार, बिकॉज कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है। इसमें आज अगर मुनाफा कमा रहे तो कल नुकसान में चले जाएंगे। आप ये सब प्राइवेट हाथों में दो, अपनी जान छुड़ाओ। और प्राइवेट हाथों में किस तरह से दो? अपने पाकिस्तानी लोगों को दो। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसके शेयर जो हैं फ्लोट करो 1%, और 1% जो है ये बिजनेसमैनों को ऑफर करो। अगर ये बल्क के अंदर लेना चाहते हैं तो ये शेयर्स लें। इनको मावरा नहीं करो कि ये कहते हैं कि जी बेच दो, किसी को भी बेच दो। किसी को नहीं बेचेंगे हम, आप लोगों को बेचेंगे। आप बिजनेसमैनों को, पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को बेचेंगे जिनके पास सिर्फ पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जिनके पास दूसरे ममालिक का पासपोर्ट नहीं है, उनको बेचें। उनको आप फ्री में दे दो, लेकिन किसी बैनुल अक़वामी कुव्वत या ताकत को नहीं दो। मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, आलमगीरियत का दौर है, लेकिन आलमगीरियत के दौर के अंदर भी मैं आपको कहता हूँ कि आपने अगर पाकिस्तान के असासे देने दो, पाकिस्तानियों को दो। स्टॉक मार्केट में दो, फिर भी लोग, मैं बता रहा हूँ, ये घटिया जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इसके लिए भी पैसे दे देंगे पाकिस्तानी। स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर आ जाएगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट बंद पड़ी हुई है, यकीन करो स्टॉक मार्केट का ऐसा हाल हुआ, ठंडी हुई है स्टॉक मार्केट, कोई जाता नहीं वहाँ पर। उमर रेहान साहब के साथ दोबारा से रब्ता हो गया। उमर रेहान साहब, मैं आपके साथ ना एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें ना मैं आप बिजनेसमैनों को जो ना मावरा नहीं करता। सीधी बात यह है कि ये कंपनियां हम करते हैं प्राइवेटाइज, और रियासत देती है इनके शेयर या स्टॉक मार्केट में देगी या पाकिस्तानी बिजनेसमैन उनको खरीदेंगे। ये नहीं कि किसी को भी बेच दो, किसी को नहीं बेचो। आप लोग अगर जुर्रतमंदाना फैसला करके खरीदने के लिए तैयार हो तो आप बोलो, बल्क के अंदर एक नहीं, आप 100 बिजनेसमैन मिलो। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, पाकिस्तान की चिनोट बरादरी जो है, इनके अपने जो एसेट्स होंगे अनडिक्लेयर्ड, वो इस मुल्क की GDP जितने हो सकते हैं, अंदाजन बोल रहा हूं, तो पूरी चिनोट बरादरी लगाए। पहले भी तो बैंक लिया ना, एक बहुत अहम बिजनेसमैन ने बैंक लिया, चला के दिखाया मुनाफे में। इंश्योरेंस कंपनी ली, चला के दिखाई मुनाफे में। तो एयरलाइन भी ले लो, चला के दिखाओ मुनाफे के अंदर। देखो कारोबार आप लोगों को आता है, इन लोगों को कारोबार थोड़ी आता है। जी जी उमर रेहान साहब। बिल्कुल जी, ये बात बड़े टाइमली होती रही दौर में। देखिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है ये एक बेहतरीन सोल्यूशन। इनको चाहिए इदारे हैं, ये सारे इदारों को इसके ऊपर ले आए, जो नुकसान तो चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं समझता हूँ। जब क्योंकि प्राइवेट जब इंटरेस्ट बिजनेसमैन का तो नुकसान नहीं होने देगा, तो इस तरह हमारे बचेंगे। और जो हमें बजट एक बड़ा हिस्सा जो नुकसान करना पड़ता है वो भी हमारा बच जाए। सारी चीजें मैं समझता हूँ कि चीजें भाई उमर रेहान साहब, आप लोग यहाँ पर मैंने देखा है कुरंगी में छोटे छोटे प्लाटों के ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा लेते हो। मैं कहता हूं पूरी पाकिस्तान स्टील खरीद लो, इसको पूरे के पूरे को इंडस्ट्री एरिया बना दो, और खरीदने वाला आदमी ये कहे कि मैं एक स्टील मिल की जगह मैं 10 स्टील मिल लगा के दिखाऊंगा, और ये स्टील मिल भले आपको हुकूमत फ्री दे दे, लेकिन आप 10 स्टील मिलें लगा के दिखाओ, यानी कैपेसिटी जो उसकी प्रोडक्शन की 10, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी बिजनेसमैन में पोटेंशियल है, 10 गुना आपको बना के दिखा देगा। मैं आपको बता रहा हूं कारोबार में मुनाफा किसको नहीं कमाना। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत पोटेंशियल है हमारे। मैं तो समझता हूं कि
हुकूमत को फौरन फैसला करना, सारी कंपनियां, सारी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में बिजनेसमैनों को, और ये में भी आएंगे, का बोझ भी, और एक अच्छा एक तरीका हमारी इसका फायदा मिलेगा। लोकल इंडस्ट्री गवर्नमेंट बनाएगी तो देखिएगा हमारे मुल्क में बड़ी पोटेंशियल, तो एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो इनको बड़ी बात नहीं। अब देखें इन्होंने कंट्रोल किया ना, अभी आप कॉल कर रहे हैं, अभी लास्ट मंथ में पिछले साल को कंपैरिजन करें जुलाई पर तकरीबन $7 बिलियन इन्होंने बचाया है। जो ट्रेड डेफिसिट है पहले $25 अरब का था, इसमें 6 महीनों का फर्स्ट हाफ जो था ईयर, तो अभी 17 अरब। तो ये थोड़ी सख्तियां की इन्होंने, ये काम 10 साल पहले करना। अगर 10 साल पहले ये काम हो गया होता तो सिचुएशन में ना होता। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, और मेरी भी हुकूमत के लिए यही तजवीज़ होगी, चाहे ये हुकूमत हो, इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत हो, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को परसू करें। आपका बहुत शुक्रिया शेख उमर रेहान साहब, आप शो के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। जनाबे वाला कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और नेक्स्ट स्टेप अब हुकूमत को कुछ बहादुर सा एक स्टेप लेना है कि ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम जो है अब ये रोलिंग में डाल दे, क्योंकि अब ये पैसे तो हमें मिल गए, कुछ काम हम कर रहे हैं वैसे प्राइवेटाइजेशन पे, आई बी वेरी फ्रैंक, वर्किंग हो रही है। और मेरी उम्मीद तो ये है कि जितने कौमी असासे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको हमें सेल करना चाहिए। कौमी असासों को तो खुदा न खास्ता कभी नहीं बेचना चाहिए, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि मुल्क जो है वो कौमी असासों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज को बचा ले। अरे भाई ये स्टील मिल वगैरह ऐसे ही हैं, बस इनको निकालो, बेचो, PIA वगैरह सब बेचो, ये ख़त्म करो अब ये स्टोरी। PIA, पाकिस्तान स्टील, इनसे चिपके बैठे, इनको निकालें भाई, ये भारी हैं, अब हमारे मुल्क के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा अब इसे। और प्राइवेटाइज करने के खालिसतन माने ये नहीं कि सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हो सकता है अगला जो बंदा आता है उसको फर्स्ट डे सारे की सारी लोग तो नहीं मिल जाएंगे ना फैक्ट्री में अपने काम करने के लिए, उसको लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी, वो इन्हीं लोगों को अब्जॉर्ब करे। अब अगर ये याश पसंद हो गए तो इसका कसूर या इसका बोझ बाकी कौम तो नहीं उठाएगी ना। स्टील मिल को बेचें जो हमारी नज़रों में, PIA को बेचें जो हमारी नज़रों में, और पता नहीं कितने इदारे हैं बेशुमार पूरे पाकिस्तान के अंदर, बेच दे। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जब आप इनको बेच देंगे तो मुल्क के ऊपर माशी बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और अरबा $100 में मिल जाएगा। इसको प्राइवेटाइज करने का तरीका ठीक होना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए, मैंने पहले भी मेंशन किया, पाकिस्तानियों को बेचो। वो लोग जिनके पास डुअल पासपोर्ट नहीं है उन लोगों को बेचो, उनको ही ऑफ़र करो। और ये बिजनेसमैन अगर मुफ्त में आगे मशवरे दे रहे हैं ना, इनका मुफ्त मशवरा नहीं लो, बोलो तुम मशवरा दे रहे हो, खरीदो। अगर पाकिस्तानी बिजनेसमैन खरीदने के लिए तैयार है उसको दे दो। आप लोग कहते हो प्राय को हम दे देंगे इतने का, प्राय को हम उतने का दे देंगे, आप स्टॉक मार्केट में भी जाओ, आम इन्वेस्टर को भी दो, पाकिस्तानियों को दो। और मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट इज बेस्ट प्लेस, वहाँ पे जाके आपको बेचो, फिर भी आपको कुछ मिल जाएगा और लोग चला भी लेंगे। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर जब शेयर बिकेगा तो फिर उसके बाद क्या है कि खुद ब खुद कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उन कॉम्बिनेशंस के बाद लोग आएंगे आगे और आके बोलेंगे हाँ भाई हम कंपनी को इस तरह से मैनेज करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टॉक एक्सचेंज आइडियल जगह है जहाँ पर जाकर बहुत पहले बेच देना चाहिए था। यकीन करो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, स्टॉक भी बेचारे हमारे बैठ गए, ख्वार हो गए, कुछ नहीं है वहाँ पर, अब कोई जाता भी नहीं है वहाँ पर। मैं सही बता रहा हूँ, एक ज़माना था पूरा दिन प्रोग्राम के अंदर स्टॉक पे बात होती रहती थी, ये स्टॉक खरीद लिया, VBTPL, TVTPL, GTPL, GTBDL, ये सारी बातें होती थी। अब कोई कहता ही नहीं इसके बारे में, कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क हो चुका है। और स्टॉक वालों को भी मैंने बिल्कुल ऐसे समझाया था जैसे पहले मैंने रियल एस्टेट वालों को समझाया था कि तुम लोगों की यार बुनियादें नहीं हैं यार, क्या ये ड्रामा कर रहे हो, GTPDL, DDPDL, PTTDL, ये सब नॉनसेंस है तुम्हारा। और फिर अर्निंग पर शेयर, मल्टीपल्स और फजूल बातें, डिविडेंड यील्ड, ये वो। अरे भाई हर चीज़ की कीमत जो है डॉलर में होनी चाहिए। डॉलराइज करो, सिस्टम को डॉलराइज करो, आपको फ़ायदा होगा। मैं सही बोल रहा हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, देता नहीं हूँ कभी मुफ्त मशवरा। डॉलराइज करो इकोनॉमी को, हालात बेहतर होंगे, देख लेना आप। और ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, बिल्कुल जैसे आप पहले बज़िद हुए हुए थे, सारी बातें माननी पड़ी, अब भी आपको मानना पड़ेगा जो बातें मैं कह रहा हूँ। आगे जाके नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की बेसिक्स हैं यार। एक चीज़ गलत हो सकती है, सही हो सकती है, लेकिन एक चीज़ है ज़रूर, फैक्ट है, लॉजिक है उसमें। ठीक है, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।